नमस्कार, मैं आशित त्यागी। युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। खबरों के पोस्टमार्टम में आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ज़रूरत पड़ रही है रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के सियासी बारिश की। इसके अलावा भारत में फिर से क्यों जुटेंगे 163 देश और 3000 साल पुराने यहूदियों के इतिहास पर भी बात करूंगा। लेकिन पहले आज का बुलेटिन। गाजियाबाद में लोनी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसकी पहचान अगरोला निवासी जितेंद्र के रूप में हुई है। वो बाइक पर जा रहा था, तब उसको गोली मारी गई। हत्या के कारणों की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गाजियाबाद आ रहे हैं। वो यहाँ वसुंधरा और साहिबाबाद में रैपिडेक्स, जो देश की पहली ट्रेन है, उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। उनका कार्यक्रम कुछ इस तरह से है कि प्रधानमंत्री 11:15 पर पहुँचेंगे। 11:50 तक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर का उद्घाटन, यानी कि जो ये ट्रेन है रैपिडेक्स, इसके सिस्टम कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। रैपिडेक्स ट्रेन का फ्लैग ऑफ और इसमें यात्रा करेंगे। 12 बजे से 1 बजे तक आवास विकास मैदान पर जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद बेंगलुरु मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के 2 हिस्सों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर को देखते हुए 1:15 पर वापस लौट जाएंगे। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर आज दिन भर वसुंधरा और साहिबाबाद स्टेशन पर तैयारियों का जायजा अधिकारी लेते रहे। इस दौरान स्टेशन को, जनसभा स्थल को, उनके यात्रा के मार्ग को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है। देश की पहली रैपिडेक्स का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। इसके लिए तैयारी लगभग पूरी हो गई है। किस तरह से प्रधानमंत्री साहिबाबाद स्टेशन उतरेंगे, किस तरह से वहां से उद्घाटन कार्यक्रम के बाद ट्रेन में सफ़र करेंगे, गाड़ी से उतरने से लेकर साहिबाबाद स्टेशन के उद्घाटन स्थल तक आज वीवीआईपी ट्रायल किया गया। ट्रायल में डीएम आर.के. सिंह, कमिश्नर अजय मिश्रा आदि अधिकारी मौजूद रहे। आरआरटीएस के एक अधिकारी ने वीवीआईपी का रोल अदा कर निरीक्षण किया। इस दौरान देखा गया कि क्या क्या संभावित परेशानियां आ सकती हैं। गाजियाबाद स्टेशन पर किस तरह से वीवीआईपी उतर कर निरीक्षण कर सकते हैं, इसकी भी डमी पेश की गई। साथ ही अभी से उद्घाटन कार्यक्रम स्थल को डीएम और कमिश्नर ने फिर से जांच कर फाइनल किया। पहले से ही एनएसजी की टीम और पीएमओ के अधिकारी उद्घाटन कार्यक्रम और सभा स्थल का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान आरआरटीएस प्रोजेक्ट के सीनियर अधिकारी और कर्मचारी कहां स्टेशन पर मौजूद रहेंगे, इसके बारे में भी डीएम और कमिश्नर ने जायजा लिया। रैपिडेक्स ट्रेन संचालन के लिए अनुभवी लोगों को तैनात किया गया है। रैपिडेक्स ट्रेन संचालन के लिए अनुभवी लोगों को तैनात करने के लिए आरआरटीएस से कहा गया है। इसके अलावा ट्रेन के स्पेशल ट्रायल पर नजर रखने के लिए भी आरआरटीएस के अधिकारी तैनात हैं। प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके जनसभा स्थल को, स्टेशन उद्घाटन स्थल को और सफ़र के दौरान के रास्ते को फूलों से सजाया जा रहा है। यहाँ देश विदेश की कई प्रजातियों के फूल लाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गाजियाबाद में हैं। रैपिडेक्स ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंशी, क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया और गाजियाबाद के महानगर प्रभारी अमित वाल्मीकि ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। जब भी गाजियाबाद में कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का हुआ है, बहुत जोरदार हुआ है। संख्या की दृष्टि से जितनी भी हमने व्यवस्थाएं की हैं, वो सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं। हम कल्पना करते हैं कि 50,000 लोग आएंगे और उन्हें सुनने 2 लाख लोग आते हैं। उद्योग व्यापार मंडल ने नगर निगम की किराया बढ़ाने की नीति का विरोध कर दिया है। व्यापार मंडल का कहना है कि ये सही है कि नगर निगम की आय बढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे शहर का विकास होता है, लेकिन आय किस तरह बढ़े इस पर अधिकारी को सोचना चाहिए। एकदम इतना बड़ा जो बढ़ोतरी इतनी बड़ी करने के मूड में नगर निगम है, वो गलत है। उद्योग व्यापार मंडल ने कहा है कि अगर नगर निगम ने व्यापारियों के हितों की अवहेलना की, उनका उत्पीड़न करने का प्रयास किया, तो वो आंदोलन करेंगे। महानगर उद्योग व्यापार मंडल ने नगर निगम द्वारा अपनी दुकानों का किराया बढ़ाए जाने का विरोध किया है। व्यापारियों ने नगर निगम को चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्या का हल नहीं निकला तो जनहित में लोकतांत्रिक तरीके से निगम का विरोध किया जाएगा।
हमारा सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि हम किराया बढ़ाए जाने के पक्ष में हैं, पर अगर एमएनए साहब अपनी मनमानी करना चाहते हो, इस पार्टी को बदनाम करना चाहते हो, सरकार को बदनाम करना चाहते हो और व्यापारियों का उत्पीड़न करना चाहते हो, तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोकतांत्रिक तरीके से इसका पुरजोर विरोध करेंगे, पहले भी किया है और आगे भी। व्यापार मंडल के अध्यक्ष गोपीचंद और महामंत्री अशोक चावला ने कहा कि निगम की बोर्ड बैठक में इस बारे में प्रस्ताव लाने से पहले व्यापारियों की पीड़ा नहीं सुनी गई। इस मामले में नगर आयुक्त को कर्मचारियों ने गुमराह किया। व्यापारियों ने कहा कि निगम की आमदनी बढ़नी चाहिए, इससे शहर का विकास होता है। यदि किराया डीएम सर्किल रेट के हिसाब से बढ़ा गया तो कारोबारी सड़क पर उतर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। कानपुर देहात के शाहजहाँपुर में न्याना गांव में विश्वकर्मा समाज के 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी गई। इस परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस घटना के विरोध में गाजियाबाद में प्रदर्शन हुआ। यहां धीमान ब्राह्मण समाज कल्याण सभा ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी के नाम से सौंपा। उन्होंने मांग की है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी, निःशुल्क इलाज मिले और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। धीमान ब्राह्मण समाज कल्याण सभा गाजियाबाद ने कानपुर देहात के शाहजहाँपुर न्याना गांव में विश्वकर्मा समाज के 2 भाइयों की हत्या पर विरोध जताया है। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग को लेकर डीएम के माध्यम से सीएम के नाम ज्ञापन दिया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सत्यनारायण विश्वकर्मा और रामवीर विश्वकर्मा की उसी के गांव के दबंगों ने पीट कर हत्या कर दी। पीड़ित परिवार के 4 सदस्य गंभीर रूप से घायल हैं। दबंग पीड़ितों की ज़मीन कब्जाना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी और घायलों के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था करने की मांग की है। उस पर यह परिवार कंस्ट्रक्शन करना चाहता था, लेकिन जिस दबंग परिवार ने यह हत्या की है वो उस प्लॉट पर उनका निर्माण नहीं होने देना चाह रहा था। तो अब हम ये भी चाहते हैं कि उस परिवार को उनके उस प्लॉट पर कब्जा दिलाया जाए और उस पर निर्माण कराया जाए, और जो दोषी परिवार है उसको कठोर से कठोर सजा दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। ये थी आज की कुछ खास खबरें। अब खबरों का पोस्टमार्टम। दीपावली पर यूपी सरकार उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक बड़ी सौगात देने जा रही है। ये बताया जा रहा है कि मुफ्त सिलेंडर के लिए शीघ्र ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य सरकार हर लाभार्थी, उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं उनके खाते में 660 रुपये भेजेगी। 300 रुपये केंद्र सरकार से बतौर सब्सिडी मिलता है। प्रदेश में वर्तमान में उज्ज्वला योजना के 1,75,00,000 लाभार्थी हैं। इनमें से 1,54,00,000 लाभार्थियों के खाते आधार प्रमाणित हैं, जिनमें केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी पहले से ही जा रही है। पहले चरण में आधार प्रमाणित खातों में ये योजना की राशि भेजी जाएगी। शेष लाभार्थियों के बैंक खाते आधार से जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे उन्हें इस योजना का लाभ मिलता चला जाएगा। सभी लाभार्थियों को एक बार लाभ देने पर राज्य सरकार के खजाने पर करीब 1200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बाहर आएगा। आपने पहले G20 देखा, फिर P20 देखा। G20 में भारत की भव्यता, भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत के विकास की यात्रा को पूरी दुनिया ने सराहा। अब फिर से एक आयोजन होने जा रहा है जिसमें कम से कम 163 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। ये कार्यक्रम में दिल्ली में होगा। दरअसल दुनिया को ऊर्जा संकट से बचाने की गंभीर समस्या का हल निकालने और सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने की रणनीति पर इसमें विचार होगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल 193 देशों में से 163 देशों ने अब तक भारत में होने वाले इस कार्यक्रम में आने की सहमति दे दी है। 30 अक्टूबर से ये कार्यक्रम शुरू होगा। अंतिम समय तक अभी इसमें कुछ और देश भी शामिल हो सकते हैं। भारत इस समय इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अध्यक्षता कर रहा है। उसके नेतृत्व में ही दुनिया कार्बन उत्सर्जन की समस्या से मुक्ति पाने के उपाय पर विचार कर रही है। यह कार्यक्रम 30 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच दिल्ली में होगा। केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 तक सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से 500 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही शामिल हैं।
लक्ष्य है कि कम से कम अवधि में देश अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 60% ऊर्जा सौर सेक्टर से प्राप्त करे। इस दिशा में काम भी हो रहा है। इसके लिए 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो सौर ऊर्जा पर विचार करने के लिए, इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए दिल्ली में 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक कार्यक्रम होगा, जिसमें 163 देशों की अगुवाई भारत करेगा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, अपने समय के कद्दावर नेता, जिनकी एक आवाज़ सुनकर अधिकारी कांप जाया करते थे, ऐसे नेता आजम खान, उनके बेटे और उनकी पत्नी को कल 7 साल की सज़ा हुई। अब सवाल ये उठ रहा है कि लगभग 40 साल तक रामपुर में चले आजम खां के सियासी सफ़र का क्या यह अंत हो गया है, या फिर कोई नया वारिस इस सफ़र को जारी रखेगा। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7 साल की सज़ा होने के बाद सपा नेता आजम खां की सियासी विरासत पर लगभग ग्रहण लग गया है, क्योंकि आजम खां अब्दुल्ला आजम के साथ साथ ताज़ीन फातिमा को भी सज़ा हो चुकी है। उनके परिवार में अब बड़ा बेटा आदिब आजम और बहू सिदरा आदिब ही बाहर हैं। सपा नेता आजम खां के करीब 45 साल पुराने सियासी कैरियर पर भविष्य में क्या होगा, इस पर चर्चाएं चल रही हैं। इन तीनों में से फिलहाल अभी लंबे समय तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा। उनके बड़े पुत्र आदिब आजम सियासत में सक्रिय नहीं है, राजनीति करते नहीं हैं। बहू सिदरा आदिब को आजम खान ने राजनीति में आने की अनुमति नहीं दी। आजम खान 10 बार विधायक रहे, 1 बार सांसद और 1 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। 4 बार कैबिनेट मंत्री और 1 बार नेता विरोधी दल भी रहे हैं। सरकार जब समाजवादी पार्टी की होती थी तो उनको मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था। आजम खान सपा सरकार जाने के बाद भाजपा सरकार आने से ही विरोधियों के निशाने पर आ गए थे। लोकसभा चुनाव के दौरान वे कई कानूनी मामलों में फंसते चले गए। आजम खान के खिलाफ इस समय 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कई मामलों में कोर्ट फैसला सुना चुकी है। कोर्ट में आजम खां को हेट स्पीच के 2 मामलों, छजले प्रकरण में भी सज़ा सुनाई जा चुकी है। हेट स्पीच के मामले में बरी हो चुके हैं, जिसमें सरकार की ओर से हाई कोर्ट में अपील दाखिल की हुई है। अब तक 4 केस में सज़ा सुनाई जा चुकी है। 7 साल की सज़ा सुनाई जाने के बाद उनके सियासी करियर पर संकट के बादल मंडरा गए हैं। राजनीति में सवाल बहुत तेज़ी से पूछा जा रहा है कि क्या आजम खां का सियासी सफ़र यहीं ख़त्म हो गया, या उनका बेटा और बहू में से कोई आगे आकर इस सियासी सफ़र को आगे बढ़ाएगा। समाजवादी पार्टी भी रामपुर में आजम खां के वारिस की तलाश में जुट गई है। हमास इजराइल युद्ध, ईरान जैसे देश की धमकी, ये सब हम लोग जानते हैं। इस युद्ध की जो जड़ है वो इजराइल है, और इजराइल यहूदियों का देश है। आज मैं आपको यहूदियों की कहानी बताता हूँ। जो आज का आधुनिक और ये मजबूत इजराइल आपको दिख रहा है, ये बातों में नहीं बना। यहूदियों ने इसके लिए करीब 2500 साल तक लड़ाई लड़ी है। अपनी ज़मीन से तितर बितर होकर भागकर पूरी दुनिया में जा बसे, हर तरह की मुसीबतों का सामना किया और हर मुसीबत से निकलकर खुद को मजबूत बनाते रहे। हालात कैसे भी रहे, यहूदियों ने अपना देश बनाने का सपना दिल और दिमाग में रखा, उस पर काम करते रहे। सदियों बाद इतिहास ने करवट ली और 50 से ज़्यादा अरब देशों के विरोध के बावजूद इजराइल देश अस्तित्व में आया। ये अलग बात है कि एक देश के रूप में दुनिया के नक्शे पर बने रहने के लिए उसका जो सफ़र है, संघर्ष भरा सफ़र, वो कभी खत्म ही नहीं हुआ। यहूदी धर्म का इतिहास करीब 3000 साल पुराना है। यहूदी धर्म की शुरुआत यरूशलेम से हुई है। ये वही यरूशलेम है जो यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म की पवित्र जगहों में से एक है। तीनों इसे पवित्र मानते हैं। इस धर्म की शुरुआत पैगंबर अब्राहम ने की थी। अब्राहम को ईसाई और मुस्लिम भी ईश्वर का दूत कहते हैं। अब्राहम के बेटे का नाम आइजैक और पोते का नाम याकूब, जिसको जैकब भी कहते हैं, वो था। याकूब का एक नाम इजराइल भी था। याकूब के 12 बेटे, एक बेटी थी। इन 12 बेटों ने 12 यहूदी कबीले बनाए। याकूब ने इन सभी 12 कबीलों को इकट्ठा करके राज्य बनाया, जिसका नाम इजराइल रखा।
याकूब के एक बेटे का नाम यहूदा भी था। उनके वंशजों को यहूदी कहा जाता है। इनकी भाषा हिब्रू थी और धर्म ग्रंथ तनक है। ये लोग यरूशलेम और यूदा के इलाके में रहते थे। पहले यहूदी राज्य में साउल, इशबाल, डेविड, सोलोमन जैसे प्रसिद्ध राजा हुए हैं। 931 ईसा पूर्व में सोलोमन के बाद इस राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया। संयुक्त इजराइल दो हिस्सों में इजराइल और यूदा के बीच बंट गया। 700 ईसा पूर्व असीरियाई साम्राज्य में यरूशलेम पर आक्रमण किया गया। इस हमले में यहूदियों के 10 कबीले तितर बितर हो गए, बट गए। 72 ईसा पूर्व रोमन राज्य के हमले के बाद सारे यहूदी दुनिया भर में फैल गए। इस हमले में किंग डेविड के मंदिर को भी तोड़ दिया गया था। इस मंदिर की एक दीवार बची थी जो आज भी यहूदियों के लिए पवित्र स्थान मानी जाती है। इसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं। इस घटना को एक्सोडस कहा गया था। एक्सोडस के बाद यहूदी पूरी दुनिया में फैल गए। इसके बाद दुनिया में एक नया शब्द अस्तित्व में आया जिसे एंटीसेमिटिज्म कहा गया। इसका मतलब है हिब्रू भाषा बोलने वाले लोग यानी कि यहूदियों के प्रति दुनिया भर में दुर्भावना। यहूदियों को लेकर एक बात ये फैला दी गई कि यहूदी दुनिया की सबसे चालाक कौम है और अपने हित के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। एक्सोडस के बाद अधिकांश यहूदी यूरोप और अमेरिका में बस गए। एंटीसेमिटिज्म के चलते कई देशों में यहूदियों को अपनी पहचान सार्वजनिक रखनी होती थी। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन और यहूदियों के बीच बाल्फोर समझौता हुआ। इस समझौते के मुताबिक अगर ब्रिटेन युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य को हरा देगा तो फिलिस्तीन के इलाके में यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र देश बनाया जाएगा। इसके बाद आलिया में तेजी आ गई। आलिया जिसे कहते हैं यहूदियों का दूसरे देशों से यरूशलेम की तरफ पलायन करना। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि फिलिस्तीन के 2 हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा यहूदियों को दिया जाए, दूसरा हिस्सा मुस्लिमों को दिया जाए। यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर रखा जाए क्योंकि यहाँ यहूदी, मुस्लिम और ईसाई तीनों ही धर्मों के धर्मस्थल हैं। यहूदियों को ये बात पसंद आई, उन्होंने मान ली, लेकिन मुस्लिम इसके लिए तैयार नहीं हुए। फ़लस्तीन चारों तरफ से अरब देशों जॉर्डन, सीरिया, मिस्र से घिरा हुआ था। इन देशों ने इस बंटवारे को फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ हुआ अन्याय बताया। बंटवारे के बाद इजराइल और फ़लस्तीन का जो विवाद शुरू हुआ वो आज भी जारी है। इजराइल 1947 में देश बना। 1950 में भारत ने इजराइल को मान्यता दी। फ़लस्तीन आज तक कोई देश नहीं बन सका है। विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने सरकार के जो ब्रिटेन की सरकार थी उसने यहूदियों के साथ जो समझौता किया था उसको पूरा नहीं किया। अलग अलग वजह गिनाकर बाल्फोर समझौते को लागू करने से ब्रिटेन बचता रहा। विश्व युद्ध खत्म होने के अगले 20 साल तक ब्रिटेन ने अपना वादा पूरा नहीं किया, समझौता लागू नहीं किया। इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। उस समय जर्मनी का जो हेड था, राजा था, जो राज कर रहे थे उस वक्त, एडोल्फ हिटलर, उसने एंटीसेमिटिज्म का सबसे क्रूर रूप दिखाया। जर्मनी और आसपास के देशों में कैंप लगाकर यहूदियों को मारा गया। विश्व युद्ध खत्म होने पर दुनिया भर में ये बात फैल गई कि हिटलर ने यहूदियों का नरसंहार किया है और इस नरसंहार के बाद से ही दुनिया की संवेदनाएं यहूदियों के साथ जुड़ गई। अगली खबर चिंता की खबर है। मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियां यानी कि डेंगू और चिकनगुनिया देश भर में लगातार बढ़ रही है। दिल्ली और एनसीआर में उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में इस समय इनके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अस्पतालों में भीड़ देखने को मिल रही है। डेंगू के मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार लगातार रफ्तार पकड़ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब तक 24 लोगों की डेंगू से मौत हो चुकी है। हालांकि अगर निजी अस्पतालों का डेटा इसमें शामिल कर लिया जाए तो ये संख्या बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश में डेंगू के मामलों में जो मरीजों की संख्या है वो 13,000 से अधिक है। पिछले 24 घंटों में डेंगू के 600 से ज़्यादा नए मामले पूरे प्रदेश में आए हैं। 24 घंटे में बिहार में भी 373 नए मामले दर्ज किए गए हैं। अकेले पटना में 178 मामले सामने आए हैं। डेंगू की लगातार जो संख्या मरीजों की बढ़ रही है उसने सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। सरकार लगातार स्वास्थ्य विभाग को चेता रही है, लोकल अथॉरिटीज़ को कह रही है कि एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाए ताकि मच्छर पैदा ना हो और बीमारियां ना बने। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और उसके आसपास के तमाम शहरों की प्रमुख खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट और विस्तृत रूप से जानकारी चाहते हैं तो पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी आज की जानकारी आपको कैसी लगी। नमस्कार।